नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार ध्रुवे, शासकीय हाई स्कूल जगतरा, विकासखंड गुरूर, जिला बालोद से। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के भूगोल से भूमि संसाधन के बारे में। तो शुरू करते हैं। भूमि संसाधन किसे कहते हैं? हमारे प्राकृतिक संसाधनों में भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। इसका हम कृषि, पशुपालन, उत्खनन, उद्योग, यातायात, बसाहट आदि के लिए उपयोग करते हैं। भूमि उपयोग किसे कहते हैं? किसी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का जो उपयोग करते हैं उसे भूमि उपयोग कहा जाता है। यह उपयोग हमेशा एक जैसा नहीं होता और समय के साथ बदलता रहता है। भारत में भूमि उपयोग को 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है वन भूमि, दूसरा उपवन भूमि, तीसरा कृषि भूमि, चौथा अकृषि भूमि, पांचवा पर्ती भूमि, छठवा बंजर भूमि, सातवां चराई भूमि। पहला, वन भूमि। इस भूमि में वनस्पतियों की प्रचुरता वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिन्हें वन कहा जाता है। इस वन का उपयोग लकड़ी, कंदमूल, जंगली फल, औषधियाँ, पशुचारण इत्यादि में किया जाता है। भारत में विगत 60 वर्षों में वन भूमि 14% से बढ़कर 23% हो गया है। वन भूमि में यह वृद्धि 1970-71 तक हुई है। इसके बाद से वन भूमि लगभग स्थिर है। दूसरा है उपवन भूमि। इस वर्ग में ऐसी भूमि सम्मिलित की जाती है जिस पर बाग बगीचे लगे होते हैं, अथवा यह अनेक प्रकार के ऐसे पेड़ों वाली भूमि है जिनसे फल आदि प्राप्त होते हैं। भारत में पिछले 60 वर्षों में बगीचे के पेड़ों को काटकर इस भूमि में कृषि एवं अन्य उपयोग में लिया गया है। इस कारण विगत 60 वर्षों से यह 7% से कम होकर मात्र 1% रह गई है। तीसरा है कृषि भूमि। हमारे देश के विशाल भाग पर खेती होती है और यह हमारे अधिकांश लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। कृषि भूमि से ही हमें अनाज प्राप्त होता है और कुछ उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। भारत में 1950-51 में 42% भाग पर कृषि भूमि थी, जो आज के समय में 46% है। कृषि भूमि का विस्तार 1970 से लगभग स्थिर है। सिंचाई के विस्तार के कारण उसी जमीन पर 2 या 3 फसलें ली जा रही हैं, लेकिन भारत में केवल 38.75% कृषि भूमि सिंचित है और उसी पर एक से अधिक फसलें ली जा सकती हैं। चौथा, अकृषि भूमि। इसके अंतर्गत वो सारी जमीन गिनी जाती है जिस पर खेती नहीं की जाती तथा जिसे गैर कृषि उपयोग में लिया जाता है, जैसे हिमाच्छादित पर्वत, रेत के टीले, मकान, दुकान, उद्योग, सड़क, रेल मार्ग, बाजार, खेल का मैदान, तालाब, नदियाँ, बांध इत्यादि भूमि। विगत वर्षों में औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं यातायात में वृद्धि के कारण अकृषि भूमि का तेजी से विस्तार हुआ है और राष्ट्रीय भूमि उपयोग में 1950-2010 के बीच इसका अनुपात 4% से 9% हो गया है। आज अकृषि कार्यों में जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण इत्यादि में कृषि भूमि को अधिग्रहण करने की मांग की जा रही है। पांचवा, परती भूमि। अक्सर किसान कमजोर जमीन को परती छोड़ देते हैं ताकि जमीन की उर्वरता पुनः स्थापित हो सके। परती भूमि के 2 भाग हो सकते हैं, वर्तमान परती भूमि और पुरानी परती भूमि। वर्तमान परती भूमि जो केवल 1 वर्ष के लिए परती है। भूमि को 1 वर्ष के लिए परती छोड़ने पर उसमें ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। पुरानी परती भूमि जो 1 से अधिक वर्षों से परती है। पुरानी परती पर कृषि का विस्तार नहीं होने से यह बंजर में परिवर्तित हो जाएगी। आज भारत में लगभग 8% जमीन परती है। छठवा, बंजर भूमि। इसमें 2 प्रकार की भूमि सम्मिलित है, जिसमें एक कृषि की संभावना अत्यंत कम है, जैसे बंजर पहाड़ी भूमि, भूभाग, खड्ड इत्यादि। दूसरी, भू संरक्षण की विधियों से उसे वानिकी एवं कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसी भूमि है जिसमें पहले से कृषि की जा सकती थी किंतु अब बंजर हो गई है। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए इसका विकास किया जा सकता है। बंजर भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग वन विभाग द्वारा अधिकृत किए जाने एवं उन्नत तकनीकी से कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किए जाने के कारण विगत 60 वर्षों से यह भूमि 21% से कम होकर 10% रह गई है। अगला है चराई भूमि। इसके अंतर्गत वह भूमि सम्मिलित की जाती है जो स्थायी चारागाह क्षेत्र तथा किसी प्रकार की चराई भूमि होती है। यह भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए है।
यहाँ पशुओं को चराया जाता है एवं जलावन के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती है। भारत में 1950-51 से 1970-71 में इसमें वृद्धि हुई, किंतु विगत 40 वर्षों से इसमें कमी आ रही है। इस भूमि के कम होने का प्रतिकूल असर सबसे गरीब परिवारों पर पड़ता है, जिसके लिए पशुपालन एवं कृषि जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। चराई भूमि के कम होने का प्रमुख कारण अतिक्रमण कर दूसरे कार्यों में उपयोग करना है। सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कानून। सरकार का यह अधिकार है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर किसी निजी व्यक्ति या गांव की जमीन की आवश्यकता है तो सरकार उन्हें उचित मुआवजा देकर अधिग्रहित कर सकती है। इस कानून की मदद से सरकार विभिन्न उपयोगों जैसे सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, खदान, औद्योगिक क्षेत्र, अस्पताल, दफ्तर, बांध आदि के लिए जमीन की व्यवस्था करती है। 2013 में इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून बना जिसका नाम है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रमुख बिंदु। इसमें इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का भी प्रावधान है। निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले में 80% विस्थापित व्यक्तियों की सहमति अपेक्षित है। विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंधित भूस्वामियों के साथ साथ वे भी लोग सम्मिलित होंगे जो उस जमीन से अपनी आजीविका पाते थे, जैसे मजदूर, बटाईदार, चरवाहे, आदिवासी आदि। केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहुफसली व सिंचित कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा सकेगा। अधिग्रहित से पूर्व उस जमीन के उपयोग के परिवर्तन का सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। भूस्वामियों व अन्य को उचित मात्रा में मुआवजा दिया जाएगा। जिस काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है उससे अलग काम भूमि पर नहीं किया जा सकता और 5 वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग नहीं होता है तो उसे पुराने भूस्वामियों को लौटा दिया जाएगा। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होना है। धन्यवाद।